आज के कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं वायरलेस फोन की यानी मोबाइल की फोन करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, जो हमारे टीवी होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू जो है सिग्नल पकड़ लेते हैं, हम डायरेक्ट डिश प्रयोग कर लेते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जो फिनोमिना है वो एक ही तरीके का होता है। रेडियो सेट हमारे एफएम पकड़ लेते हैं। जो रडार सिस्टम होता है यानी जिससे हमारे एयरक्राफ्ट या जो एरोप्लेन होते हैं उनका ऑपरेशन होता है। ये तमाम चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये सारी पॉसिबल हुई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जब हम उसको समझ गए, जब हमें यह पता लगा कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं उनसे जो तरंगें बनती हैं वो ये तरंगें बिना किसी माध्यम के निर्वात में या हवा में प्रोपेगेट हो सकती है, संचरण कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेलीफोन की पुरानी लाइनें थी वो लगभग अब बंद हो चुकी हैं, हमने वायरलेस सिस्टम कर दिया है और ये जो वायरलेस सिस्टम है यह बहुत ही फास्ट है। तो जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है वह किस तरीके से होता है, इसके एविडेंस में 4 इक्वेशंस यूज की, 4 समीकरणें दी हैं। उन समीकरणों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में, अर्थात जो मैक्सवेल की समीकरणें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन समीकरणों को हम पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो अधिकतर छात्र होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये समीकरण क्या है या मैक्सवेल हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपसे ये कहूंगा कि जो चारों इक्वेशंस मैक्सवेल ने दी है उनसे रिलेटेड सारा का सारा ज्ञान आपको है, लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है या वो हमें किस बारे में बताना चाहता है, थोड़ा सा उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उन्होंने किस पर्पज के लिए हमें यहां पर ये बताई है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने 2 सर्किट बनाए हैं। ये पहला सर्किट है और ये दूसरा सर्किट है। पहले सर्किट में आप देख सकते हैं एक सेल लगा हुआ है, यहां एक बल्ब मैंने लगाया हुआ है और पूरा सर्किट जो है वह क्लोज्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बल्ब है इस बल्ब में लाइट जलेगी ही जलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं भी ब्रेक नहीं है, मैंने इसमें स्विच भी प्रयोग नहीं किया है, यानी कि डायरेक्ट सर्किट मैंने बनाया हुआ है। तो इस बल्ब में यहां पर आपको रोशनी दिखने वाली है। ठीक उसी समय हम दूसरे सर्किट के बारे में सोचते हैं। तो इस सर्किट में आप देखिए एक सेल लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन यहां आप देखिए एक गैप है, यानी कि जो हमारा सर्किट है वह कंप्लीट नहीं है। अब यदि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यह बात हमें कंफर्म पता है कि यह बल्ब कभी भी जलने वाला नहीं है। तो इतनी चीज आपको ऑलरेडी पता है और इसके थ्रू मैं आपको क्या समझाने वाला हूं वो आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझना है। इतना आप मान लीजिए कि यदि किसी भी सर्किट में कनेक्टिंग वायर ना हो, यानी कि उसकी जो कनेक्टिविटी है वह एक वायर के द्वारा होती है, और यदि वह कहीं ब्रेक है या हमने उसे नहीं जोड़ा हुआ है तो हमारा जो सर्किट है वह कंप्लीट नहीं होता है और हम ये कह सकते हैं कि उस सर्किट में धारा नहीं बहने वाली है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैपेसिटर पर। एक कैपेसिटर क्या होता है वो भी आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप यह जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसमें 2 मेटल की प्लेट होती है। एक प्लेट पॉजिटिव होती है, इसे हम चार्ज मशीन से जोड़ते हैं, तो इसकी जो प्लेट होती है इसके दोनों सिरों पर, यानी एक सिरा इधर होगा एक इधर होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज ही होगा। जो दूसरी प्लेट होती है इसमें जो पहला पार्ट है यानी कि जो पहली साइड है इसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जो दूसरा सिरा होता है इसे हम अर्थिंग कर देते हैं। यह भी आपका पूर्व ज्ञान है। अब यहां आपको कुछ चीजें समझनी है। यहां पर जो कैपेसिटर है, जो पहली प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है, उन दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है यहां। इसीलिए मैंने आपको पहले सर्किट वाला कॉन्सेप्ट बताया। हम जानते हैं कि यदि जो सर्किट है उसमें कांटेक्ट नहीं है, यानी कि कंडक्टिंग वायर नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इतनी बात आप जानते हैं।
अब जो कैपेसिटर है उसकी जो पहली प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है, इन दो प्लेटों का भी आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर एक कैपेसिटर से रिलेटेड सर्किट बनाया और इस सर्किट का कंपेयर हम इससे करने वाले हैं। यहां पर हमने देखा था कि ये जो गैप है यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो जो कैपेसिटर की पहली प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है। इसके हिसाब से यह हुआ कि ये सर्किट भी इस सर्किट की तरह ओपन सर्किट है, यानी कि ये सर्किट और ये सर्किट दोनों ही ओपन है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर वाला सर्किट है इसमें करंट फ्लो होता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जो कैपेसिटर वाला सर्किट है वो ओपन होने के बावजूद, ओपन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो कैपेसिटर है यदि उसको किसी सर्किट में जोड़ दिया जाए तो करंट फ्लो होता है। तो यहां आकर हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, यहां आकर हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। एक सर्किट ओपन है और उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जबकि हम जान रहे थे, ये पहले जो एग्जांपल मैंने आपको दिए उसके पीछे यही वजह थी कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जब तक कोई कनेक्टिंग वायर किसी सर्किट में ना लगी हो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसी सर्किट में यदि संधारित्र लगा हुआ है उसमें आसानी के साथ करंट फ्लो हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना कनेक्शन के, बिना कनेक्टिंग वायर के भी करंट फ्लो हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको जितना समझाया उससे हमें एक बात पता लग चुकी है कि जो कैपेसिटर है उसके द्वारा बिना कनेक्शन के, यानी कि ओपन सर्किट होने के बावजूद भी करंट फ्लो होता है। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पे हम बात कर लें। जब हम एम्पियर का लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर का लॉ हमें कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में, यहां पर मैंने एक क्लोज्ड सर्किट बनाया है, यानी कि पूर्ण रूप से बंद सर्किट बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई क्लोज सर्किट है, उस सर्किट में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यानी कि हम जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, या यूं कहें कि किसी परिपथ में जब धारा बहती है तो उस परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है उससे संबंधित जो एम्पियर का लॉ है, एम्पियर कहते हैं कि यदि सर्किट क्लोज्ड है, यानी कि आपका जो परिपथ है वो बंद है, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, यानी कि यहां पर जो B है ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जो DL है वो सर्किट की लंबाई है, यानी कि ये सर्किट जितना लंबा होगा उसके लिए हमने प्रयोग किया है DL। यहां पर हम रेखीय समाकलन ले रहे हैं, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। उन्होंने कहा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, वह होगा म्यू नॉट I के बराबर। तो आप जानते हैं जो म्यू नॉट है इसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, और I जो है इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब इतनी बात आप समझ चुके हैं कि किसी भी सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र का मान करंट पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिर से कैपेसिटर की, हमारे पास एक सर्किट है, उसमें कैपेसिटर लगा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और सर्किट इस तरीके से क्लोज्ड है। यहां पर क्या होगा, जो एम्पियर का लॉ है वो तो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह क्लोज्ड सर्किट के लिए है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो सर्किट है वो ओपन होने के बावजूद भी करंट का कंडक्शन कर रहा है, यानी कि उसमें चालन हो रहा है धारा का, धारा बह रही है उस सर्किट में। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर ने अजप्शन किया है, उन्होंने जो बताया है हमें, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के सिरों के मध्य भी धारा बहती है, लेकिन वो धारा किस कारण से बहती है, वह बहती है त्वरित आवेशों के कारण। एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए, त्वरित आवेशों के कारण। यहां पर जो आवेश होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्वरित आवेश।
तो यहां पर त्वरित आवेश का अर्थ क्या है, फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। त्वरित आवेश का अर्थ ये हुआ कि जो आवेशों का मान है उसमें लगातार अप एंड डाउन आएंगे, यानी कि उनका मान जो है वो लगातार परिवर्तित होता रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, उन्होंने कहा यहां एक करंट होता है और उस करंट को उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो आया है विस्थापन धारा का। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता कि विस्थापन धारा क्या हुई। बहुत इजी है, जो ओपन सर्किट है उस ओपन सर्किट में यदि धारा बह रही है तो वो धारा त्वरित आवेशों के कारण बहती है, और जो धारा त्वरित आवेशों के कारण बहती है उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा। तो अब मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में थोड़ा सा संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा क्लोज सर्किट ही नहीं, जिन सर्किट में भी ओपन होने के बावजूद भी धारा बहेगी उनमें दो धाराएं होंगी। वो दो धाराएं क्या होंगी, यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक जो धारा होगी उसे उन्होंने कहा यह होगी चालन धारा, कंडक्शन करंट होगा। फिर यहां से लेकर यहां नीचे फिर से क्या होगी, चालन धारा, और इसके बीच में जो धारा होगी उसे उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट धारा या विस्थापन धारा। तो उन्होंने कहा अब सर्किट में दो धाराएं बहेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि ये दो धाराएं क्या होंगी, इनका योगफल होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये धारा बाहर वाले सर्किट में है और ये धारा ओपन सर्किट में है। तो जो आईसी करंट होता है यानी कि चालन करंट होता है वो विस्थापन धारा के बराबर होता है। तो यहां पर जो एम्पियर के नियम में एक कमी रह गई थी, जो कि ओपन सर्किट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, उसे एक्सप्लेन किया मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने एक बात और बताई हमें कि ये जो धारा बहती है वह एक वेव के रूप में बहती है। एक नए कॉन्सेप्ट की हम तरफ जा रहे हैं। अब यदि थोड़ा सा आपके दिमाग में यह चीज आने लग गई है कि ओपन सर्किट में बिना माध्यम के भी धारा बह सकती है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि यह कैसे पॉसिबल है, बिना माध्यम के धारा किस तरीके से फ्लो कर रही है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उन पे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं उन इक्वेशन का क्या रिलेशन है इस डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो यहां पर मैक्सवेल ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि जो त्वरित आवेश हैं उन त्वरित आवेशों के कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहां आपको अच्छे तरीके से समझना है, जब किसी सर्किट में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम फैराडे के नियम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जब एक प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि चेंजेबल, या हम ये कहें कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा बहती है। दो चीजें आपको अच्छे से समझनी है। यदि आपके पास प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ उसका उल्टा है कि यदि आपके पास प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके द्वारा प्रेरित धारा बहती है। तो यहां पर जो ये दोनों चीजें हैं वो एक नई चीज को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि ये दोनों फील्ड यदि साथ साथ हो, यानी कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी हो और प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी हो, तो ये लगातार एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। करेंगे, जब हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं तो यहां भी करेंगे। ये सब पॉसिबल होता है त्वरित आवेश के कारण। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको, जब आवेश की मात्रा अप एंड डाउन होती है तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, अब फ्लक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कि कोई आवेश है, उस आवेश से जो क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर आवेश की भी दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति है कि आवेश रेस्ट पोजीशन में है, यदि वह रेस्ट पोजीशन में है तो वैद्युत क्षेत्र तो बनता ही है।
लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। तो उस समय पर क्या होगा, मान लीजिए कोई आवेश है वो स्थिर अवस्था में है, तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए यहां पर एक क्षेत्र को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो कहीं ना कहीं जो आवेश है उस आवेश के मान की गणना करने का एक जो तरीका है वो वैद्युत फ्लक्स भी है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें कि आवेश स्थिर है तो उससे वैद्युत धारा नहीं बनने वाली है। अगर वैद्युत धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। तो यहां पर एक और नियम आपको ध्यान रखना है, जो गॉस का नियम है। गॉस कहते हैं कि यदि आवेश किसी क्लोज्ड सरफेस में है, यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो क्षेत्रफल है उसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है या आवेशों का वितरण हो रखा है, तो वहां पर उस वस्तु में आवेश वितरण के कारण वैद्युत फ्लक्स उससे पास होगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरेगा, या हम यूं कहें कि उससे वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। यदि ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा। तो यहां पर जो गॉस का नियम है वो कहता है कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वह Q/ε0 होता है, यानी कि जो कुल आवेश बद्ध है इस क्षेत्र से और ε0 वैद्युत है निर्वात की। ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास जो आवेश है उस आवेश की ही सारी महिमा है। यहां पर वो आवेश पहले टाइम पर क्या है, रुकी हुई अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। जब स्थिर अवस्था में है तो इससे वैद्युत क्षेत्र तो बनता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स तो होगा, चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो जो भी चुंबक होता है उस चुंबक में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ होते हैं। यानी कि आप अकेले साउथ पोल के बारे में नहीं सोच सकते हैं और अकेले नॉर्थ पोल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जबकि वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश और ऋण आवेश आइसोलेटेड होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां आप किसी चुंबक के बहुत छोटे छोटे पीसेस भी कर दें, उसमें भी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाती। यानी कि एक तरफ से फ्लक्स निकल रहा है, दूसरी तरफ से फ्लक्स खत्म हो जा रहा है, यानी कि बाहर की ओर कोई भी फ्लक्स उसमें नहीं गुजरने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फिर से लौटते हैं कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो क्या हमें बताती है और मैक्सवेल ने ये समीकरण हमें क्यों दी। तो अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो बहुत ही इजी है। उन्होंने जो भौतिक विज्ञान का फंडामेंटल नॉलेज है, यानी कि जो बेसिक लॉ थे, उसमें गॉस का नियम था, उसमें फैराडे का नियम था, उसमें एम्पियर का नियम था। उन्हीं नियमों के द्वारा उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की कि जब आवेश स्थिर होता है तो क्या प्रॉपर्टी जनरेट करता है और जब आवेश गतिमान होता है तब क्या प्रॉपर्टी जनरेट करता है, और जब आवेश के मान में लगातार चेंजेस हो रहे हो, यानी कि वो त्वरित हो रहा हो, तब क्या प्रॉपर्टी जनरेट करता है। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि जब आवेश त्वरित होता है तो वह बिना किसी माध्यम के भी हवा में गमन कर सकता है और वो गमन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो कुल मिलाकर जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत है या जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की एग्जिस्टेंस है, हम कैसे मान लें कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में चलती हैं या बिना माध्यम के चलती हैं, उनको दर्शाने के लिए या उनका जो एविडेंस है वो देने के लिए उन्होंने जो 4 लॉज थे, फिजिक्स के बेसिक लॉ थे, उनकी इक्वेशंस बनाई और उनका एक्सप्लेनेशन किया। तो अब आपके दिमाग में अच्छे तरीके से एक खाका बैठ जाना चाहिए कि हम जो मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में वो नियम हमारे पास पहले से मौजूद थे। उन्होंने उनकी सीरीज बनाई कि ये 4 नियम हैं, इन 4 नियमों को
यदि आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में या बिना माध्यम के किस तरीके से गमन करती है। तो यहां पर आपको एक बात अब ध्यान रख लेनी है कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो उन्होंने उन 4 नियमों को उठाकर बनाई है। वो 4 नियम क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। गॉस का नियम है, बहुत ही इजी है, आप जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। गॉस का नियम कहता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। दूसरा जो नियम है उसे हम कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी कि जो गॉस का नियम है उसको यदि हम मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम समझ रहे हैं वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने 2 तरीके से आपको बताने की कोशिश की। एक तो आवेश वहां पर स्थिर अवस्था में है, स्थिर आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा कि यदि हम एक चुंबक ही ले लें, क्षण चुंबक ले लें, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाएगा, तो जो कुल फ्लक्स है उससे बाहर निकलने वाला वह शून्य होगा। तो 2 नियम जो हैं वो पहले वाले यही हैं। इन 2 नियम से उन्होंने इक्वेशन बनाई और 2 अगले जो नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम है जो बात करता है प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जो दूसरा नियम है एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था, परपथीय नियम था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो उस नियम को हम कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ, या हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ भी कहते हैं। दोनों साइंटिस्ट का नाम देते हैं, और उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया कि उन्होंने कहा कि जो कैपेसिटर है उसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, एक विस्थापन धारा होती है। तो यहां पर मैं मैक्सवेल की इक्वेशन बता रहा हूं, इसलिए मैं विस्थापन धारा इन पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जब मैं इक्वेशन बताऊंगा तो वहां पर मैं विस्थापन धारा का जो मान है उसके बारे में भी आपको बताने वाला। तो आइए जल्दी से सीख लेते हैं जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है वो क्या है, और उनका यहां पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उनकी मीनिंग समझनी है। नियम ऑलरेडी आप जानते हैं, मैंने आपको पूरी जो परिपाटी थी या जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बता दिया है कि मैक्सवेल ने केवल यह समझाने के लिए कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है वह निर्वात में गमन करती है, इसके लिए उन्होंने जो फिजिक्स के 4 बेसिक लॉ थे उनको अपनी इक्वेशन बनाया। तो हमें उन इक्वेशन को समझना है और स्टेब्लिश करना है कि किस तरीके से इनके द्वारा ये मीनिंग निकले कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हवा में गमन कर सकती है। तो सर्वप्रथम हम मैक्सवेल की जो प्रथम 2 इक्वेशंस हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली 2 इक्वेशन है वो हमें यह बताने की कोशिश करती हैं कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह किस प्रकार की प्रॉपर्टी जनरेट करता है, यानी कि उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है वह गॉस का नियम है, यानी कि जो प्रथम समीकरण है यह गॉस का नियम है, और गॉस के नियम को आप जानते हैं। यह कहता है कि यदि आपके पास कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ में आवेश Q है, यानी कि उससे बद्ध है, उसके अंदर आवेश Q स्थित है, तो उससे कितना फ्लक्स होगा, तो उसमें जो फ्लक्स का मान होगा, यानी कि उससे जो फ्लक्स रेडिएट होने वाला है, बाहर निकलने वाला है, उसका मान होता है phi E = Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। Q कुल आवेश है और इप्सिलॉन नॉट जो निर्वात है उसकी वैद्युतशीलता है। सारे टर्म से आप पहले ही परिचित हैं। तो यहां पर हमने बात की phi E की, ये वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरता है। अब यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान होता है phi E = E.ds। यहां पर जो E है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है, यानी कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से गुजर रही है, तो इसकी तीव्रता कितनी है। और साथ में जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र हम पूरा लेंगे, ये पूरा एरिया होगा, ds एक छोटा सा एरिया लिया जाता है। तो जो फ्लक्स का मान है वो यह इस तरीके से हम लोग देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E.ds, यानी कि फ्लक्स को निरूपित कर रहा है, कुल फ्लक्स को निरूपित कर रहा है, इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट।
तो पहली इक्वेशन ने यह बताया कि यदि केवल आवेश है और वो आवेश स्थिर अवस्था में है, फिक्स है उसका मान, तो उससे वैद्युत फ्लक्स तो गुजरता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है, लेकिन इतना वैद्युत फ्लक्स उसमें होगा। दूसरी बात करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है वो इक्वेशन ठीक इसी प्रकार की है। वो कहती है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा 0। कारण है कि यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश से ना तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि हम छड़ चुंबक ले लें या एक परमानेंट चुंबक ले लेते हैं तब भी इसमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरने वाला है, क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी और कहां जाकर समाप्त हो जाएंगी, साउथ पोल पर, क्योंकि यहां पर क्लोज ये लाइनें होती हैं। आइसोलेटेड हम न तो नॉर्थ पोल प्राप्त कर सकते ना ही साउथ पोल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को ठीक इसी तरीके से लिखा जा सकता है, जो B.ds है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस के साथ, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय समाकलन, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो दो चीजें हमें अभी तक पता लग चुकी हैं और यही मैक्सवेल की दो इक्वेशन है, जिनके थ्रू हमें यह पता लगा कि कोई भी आवेश स्थिर अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र नहीं देगा, वैद्युत क्षेत्र जरूर देगा। अब बात करते हैं अगली दो इक्वेशन की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की। जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है ये फैराडे का नियम है। सबसे पहले हमें यह ध्यान आना चाहिए कि जो फैराडे का नियम है वो हमें क्या बताता है। फैराडे का नियम कहता है कि यदि एक प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो और वो प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र किसी परिपथ से संबंधित हो, किसी कुंडली से संबंधित हो या किसी चालक से संबंधित हो, तो उस चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रतिवर्ती है, यानी कि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसका मान कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, चुंबकीय फ्लक्स है और उस चुंबकीय फ्लक्स में भी लगातार परिवर्तन होंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो फैराडे का नियम है उसने कहा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान -d∅b/dt। बी और ई का प्रयोग हम फाई के साथ करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए। यहां पर नेगेटिव साइन आया है, इसका अर्थ होता है कि ये हमेशा विरोध करता है परिवर्तन का। ये सारी चीजें फैराडे के नियम में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं केवल इस चीज की व्याख्या कर रहा हूं कि इस नियम को मैक्सवेल अपनी इक्वेशन में क्यों यूज करना चाहते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, यहां देखिए ये चीज पे आप ध्यान दीजिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण क्या बन रहा है, विद्युत वाहक बल। अब इस विद्युत वाहक बल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो विभव का मान है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपने स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट की होगी तो उसी टाइम पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा विभव विभवांतर से संबंधित। तो यहां पर देखिए जो विभव है उसको ही हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, तो इसे मैं ई लिख लेता हूं। जो यहां पर कार्य है इसे W लिखा जाएगा और जो आवेश है मान लीजिए उस आवेश को हम Q आवेश कह रहे हैं। अब बात आती है कि कार्य क्या होता है। तो जो कार्य का मान होता है उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा गया विस्थापन। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया और बटा यहां पर क्या हो गया, Q हो गया। अब ये कौन से बल की बात हो रही है, किस विस्थापन की बात हो रही है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं आपको कि मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है E। इस वैद्युत क्षेत्र में ये जो आवेश हमने दिखाया है
उसे हम विस्थापित कर रहे हैं डी डिस्टेंस। मान लीजिए एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी और ये डिस्टेंस है डीएल। तो ए से बी तक हम उसे विस्थापित कर रहे हैं। इस विस्थापन में हमें किस बल के विरुद्ध, यहां पर जो बल लगता है उस बल का मान होता है F इक्वल्स टू QE। तो इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना होता है, कार्य। तो वो कार्य कितना होता है, यहां पर देखिए बल का मान हो गया QE, यहां पर डॉट लगेगा और विस्थापन कितना है DL है। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये QE कहां से आया, ये बल का मान है। वैद्युत क्षेत्र में जो बल होता है वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र गुणा गया आवेश के बराबर होता है। DL क्या है, विस्थापन है, और अपॉन Q था, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो ये EMF है इसका मान यानी E इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आई E डॉट DL, ये वैल्यू आई। यदि इसको हम पूरे क्षेत्र के लिए कहें तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन, यानी कि कोई पूरी लाइन के लिए A से लेकर B तक की हम बात कर रहे हैं या B से A तक की पूरी लाइन के लिए यदि हम मान निकालना चाहें तो E डॉट DL हो जाएगा। तो एक और नई चीज मैंने आपको बताई, यहां पर जो E है, इस E का मान हम क्या लिख सकते हैं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इस E का मान लिखा जा सकता है समाकलन E डॉट DL इज इक्वल्स टू माइनस d5b अपॉन dt। तो पहली चीज ये स्टेब्लिश हो चुकी है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है तो उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र है और जिस लाइन के अगेंस्ट हम देखेंगे उसके समाकलन के बराबर है, यानी जितनी बड़ी लाइन होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होगा। तो पहली चीज हम समझ चुके हैं कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए मैक्सवेल ने फैराडे की जो रूल था, जो फैराडे का नियम था, उसका प्रयोग किया अपनी इक्वेशन में। पहली दो इक्वेशन, बार बार मैं आपको चार इक्वेशन के बारे में बता, पहली दो इक्वेशन से हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक जगह अगर आवेश स्थिर है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। यहां हम अब क्या कर रहे हैं कि जो आवेश है वो आवेश अब गतिमान है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यदि हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो आवेश गमन के कारण उत्पन्न होता है। भाई आवेश जब गमन करेगा यानी वैद्युत धारा बहेगी तो उसके कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स है, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आवेश के मान में अप एंड डाउन आ रहे हैं, आवेश का मान चेंज हो रहा है, और उस आवेश के मान में यदि चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब चलते हैं चौथी इक्वेशन की तरफ। तो फाइनली जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है उसे भी समझ लेते हैं। जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है वह केवल एम्पियर का परपथीय नियम नहीं है, उस नियम को हम कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर का नियम। यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा, या इसे हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मैक्सवेल ने एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो ओपन सर्किट है उसके बीच में एक विस्थापन धारा बहती है, उस विस्थापन धारा का मान सर्किट में बाहर की ओर बहने वाली चालन धारा के बराबर होता है। ये दो चीजें उन्होंने कही थी, IC इज इक्वल्स टू ID, और जो ID का मान है, यदि हम ID के मान की बात करें तो ये कहा उन्होंने इप्सिलॉन नॉट d फाई, यहां पर E हो जाएगा अपॉन dt, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है वह वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, फाई E अपॉन dt, वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर। और यहां पर यह निर्वात की चुंबकशीलता है, क्योंकि निर्वात उसको क्या करेगा, या तो सपोर्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्वात की जो चुंबकशीलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बोल रहा हूं आपके और मेरे बीच में यहां पर एक माध्यम है, वो माध्यम जो मेरा साउंड होगा वो आप तक आने में हेल्प भी कर सकता है, मेरे साउंड को डिस्टर्ब कर सकता है, या यहां पर जो कंडीशंस हैं हमारे बीच की, वो कहीं ना कहीं जो साउंड है उसकी अमाउंट को क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। ठीक इसी प्रकार जब
यहां से आवेश प्रवाहित हो रहा है और वो कहीं दूर तक जा रहा है, तो उसके बीच में जो माध्यम है वो माध्यम उसको क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। तो यहां पर वही हो रहा है कि चुंबक जो वैद्युत फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो किसके द्वारा भी परिवर्तित होगा, इप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतीयता के द्वारा। तो ये मान है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये कहां से आता है, किस तरीके से आता है, थोड़ा सा वो भी अगर आपको जानना है तो बता देता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फाई होता है, फाई ई, उसका मान होता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो फाई ई अपॉन dt हो जाएगा, यहां dq अपॉन dt हो जाएगा, और 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो वो अलग हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब इस वैल्यू को इसी तरीके से रहने दो, dq अपॉन dt हम जानते हैं ये I का मान होता है, यहां पर इसे id कहेंगे, और 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए id इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन dt। तो बहुत इजी है इसको प्रूव करना, इस तरीके से हमने बना दिया। id की वैल्यू कितनी होती है, इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन dt। यहां पर हमारी जो चर्चा है वो दूसरे पॉइंट पर है। हम जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है उसमें क्या पॉइंट्स आ रहे हैं या क्या प्रॉपर्टी आ रही है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये था E डॉट dl, उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा। अभी तक हम क्लोज सर्किट की बात करते थे, यहां पर क्लोज सर्किट से मतलब नहीं है, सर्किट ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। क्लोज्ड है तो आपको पता है ये लॉ केवल म्यू नॉट IC की बात करता है, लेकिन जब क्लोज्ड भी हो और ओपन हो, यानी ओपन हो, तो उसमें क्या मान होगा, दो मान होंगे। एक होगा म्यू नॉट IC, ये है चालन धारा, यहां पर ध्यान दीजिए चालन धारा, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट टाइम्स, यहां पर देखिए अभी मैंने जो वैल्यू लिखी थी, इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, यहां आप ध्यान दीजिए, जो वैद्युत फ्लक्स का परिवर्तन है डी फाई ई अपॉन dt, इसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर। वैद्युत फ्लक्स चेंजेबल है, वैद्युत क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन किसको जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर से वही है कि जिस लाइन के अलोंग हम उसे देख रहे हैं उसके मल्टीपल के बराबर, उसका हमने टोटल समाकलन यहां पर लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो चौथा नियम है वो हमें बताता है कि यदि ओपन सर्किट भी है, उसमें धारा बह रही है, तो वो धारा, इसका अर्थ ये हुआ बिना माध्यम के बही। और क्यों बही, क्योंकि वहां पर क्या थे, त्वरित आवेश थे। त्वरित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आवेश के मान में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन, और उस परिवर्तन ने क्या उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो जो ये दो इक्वेशन है, ये दोनों साथ में रखी है मैंने। इस इक्वेशन ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यही मैक्सवेल समझाना चाहते थे कि जो निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गमन करती है, प्रोपेगेट होती है, वह त्वरित आवेश के कारण होती है, और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, वह लगातार चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र को और वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र को उत्पन्न कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को। और भी इनकी विशेषता है, ये क्षेत्र जब एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जब वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा तो ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी एक क्षेत्र ये होगा तो दूसरा ये होगा। फिर दूसरी बार जब वैद्युत क्षेत्र, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लेकिन जिस वेव की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होगा वो हमेशा इन दोनों के लंबवत होगा। इसको इस तरीके से समझिए आप, मान लीजिए ये है
डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की, और ये डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वह इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो कुल मिलाकर इसी आधार पर मैक्सवेल ने हमें यह बताने की कोशिश की कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वह क्यों निर्वात में प्रोपेगेट होती हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, हर बार जो है त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र। और ये किस तरीके से होता है, मान लीजिए जब चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। अब क्या हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान धीरे धीरे घट रहा है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। अब देखिए आप, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ने से लेकर घटने तक यानी परिवर्तन हो रहा है। यहां क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र का मान घटने से बढ़ने तक उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। साथ साथ क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा था तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा था, वैद्युत क्षेत्र के मान में भी तो परिवर्तन हो रहा है, तो वो साथ साथ क्या उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। तो थोड़ा सा इसको कूल होके आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उनमें हमने 4 पहले पढ़े हुए नियम ही प्रयोग किए हैं, लेकिन यहां पर क्यों प्रयोग किए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रयोग किए क्योंकि हम बताना चाहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में, निर्वात में बिना किसी माध्यम के गमन करती है।